नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 4 की। भूगोल का अध्याय 4 जिसका शीर्षक है वायु। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पृष्ठ के पहले पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि वायु जिसने हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है ना, और एक घनी चादर के रूप में ये हमें घेरे हुए है, और इस चादर को हम कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, तो वायुमंडल क्या हुआ? वह वायु जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर सभी प्रकार के जो जीव हैं, जो जैव प्रक्रम का हिस्सा है, यानी कि जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर निर्भर करते हैं, वह वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है ना। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो वायुमंडल करता है। वह क्या है? सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है ना, उनके हानिकारक प्रभाव से हमें बचाता है। ठीक है दोस्तों, यदि सुरक्षा की ये चादर नहीं होती तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल जाते, है ना, और रात के समय ठंड से जम जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास सुरक्षा कवच के तौर पर हमारा वायुमंडल है। ठीक है, इसीलिए यह वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इससे पहले दोस्तों हम पढ़ें वायुमंडल का संगठन, मैं चाहता हूं कि हमारी नज़र जाए इस पैराग्राफ पर, इस बॉक्स पर जो है क्या आप जानते हैं शीर्षक के अंतर्गत। यहाँ पर हमें ये बताया गया है दोस्तों कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। देखिए, हमारे द्वारा छोड़े जाने वाली गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल जाती है और फैल करके पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक देती है। यही घटना कहलाती है ग्रीन हाउस प्रभाव। इसीलिए दोस्तों इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अभाव में धरती दोस्तों इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव हो जाता, है ना। इसलिए इसका होना भी ज़रूरी है। लेकिन जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर दोस्तों बढ़ जाता है, ठीक है ना, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इसे कहते हैं भूमंडलीय तापन। मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि भूमंडलीय तापन से क्या तात्पर्य है, तो आप बता देंगे, है ना, कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा जो कि मानव निर्मित है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर वायुमंडल में बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, ऊष्मा निकलती है और इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे कहते हैं भूमंडलीय तापन। दोस्तों, मैं इसे आपको दोबारा इसलिए बताया क्योंकि भूमंडलीय तापन, जिसे कि ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसे हमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। इसके परिणाम से होता यह है कि समुद्र के जल स्तर में हो जाती है भैया वृद्धि, जिसे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और दीर्घ अवधि में यानी कि लंबे समय में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिससे क्या होगा, कुछ पौधे, पशु, ये सब लुप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में जो एक रेशो है यानी कि जो एक अनुपात है वह बना रहना चाहिए सभी गैसों का। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। लेकिन अब हम उस अनुपात को थोड़ा समझ भी लेते हैं कि भाई कौन सी गैसें किस मात्रा में वायुमंडल में विद्यमान है। तो चलिए, ये हमें देखने को मिलेगा वायुमंडल का संगठन शीर्षक के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें बताया गया है कि क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। बिल्कुल सही बात है ना। यह तो हमें पता भी है कि जो वायु हम जिससे सांस लेते हैं, जिसे सांस में लेते हैं, वह वायु अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण होती है। ठीक है ना, और इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं दोस्तों जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग जो है वह बना हुआ है। यानी सबसे अधिक मात्रा में ये दो गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो दोस्तों, ऐसे में इस बात की भी संभावना है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के दौरान नाइट्रोजन भी हमारे अंदर जाती है। ठीक है ना, ये हम आगे देखेंगे। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन
कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, इस चित्र में देखिए ये वृत्तारेख दिया हुआ है और इस वृत्तारेख अथवा वृत्त आरेख में वायु के विभिन्न संघटकों को प्रतिशत में दर्शाया गया है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह 0.03% है, ऑर्गन गैस जो है 0.93% है और अन्य सभी जो है वो 0.04% है। यहाँ पर एक नया नाम आप सुन रहे होंगे, ऑर्गन, है ना, तो मैं आपको इससे परिचित करा देता हूँ। आपने ट्यूबलाइट्स को तो देखा ही होगा, उसमें जो गैस होती है वो ऑर्गन गैस ही होती है। ठीक है, ये तो हुई सामान्य ज्ञान की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं, जैसा मैंने बताया था, जब हम फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, तो फिर कैसे लेते हैं? मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर के इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में होते हैं कुछ छोटे छोटे जीवाणु। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक नाम बता देता हूँ, वो है राइजोबियम। ठीक है ना, राइजोबियम। अब ये क्या करता है? ये एक प्रकार का जीवाणु है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और वही नाइट्रेट फिर जो है पेड़ पौधे उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बदले में उन जीवाणुओं को मिल जाता है पेड़ पौधों के द्वारा पोषण, जिससे कि वो जीवित रहते हैं, तो एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है ना। अभी हमने ऊपर वृत्तारेख देखा था, उसमें हमने यह जाना था कि नाइट्रोजन सबसे अधिक है और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मात्रा में जो वायुमंडल में गैस विद्यमान है वो है ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए दोस्तों, है ना। वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, फिर उसके पश्चात फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं, भोजन बनाते हैं उनके लिए, है ना, और उसके पश्चात ऑक्सीजन गैस को जो है रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। अत्यधिक वृक्षों के कटने से ऑक्सीजन का जो संतुलन है वह बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी, है ना। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का ही तो प्रयोग करते हैं, है ना, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, यानी हमें वापस दे देते हैं। दोस्तों, मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होती है दोस्तों, वो पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के ही बराबर होती है। आप समझ पा रहे हैं ना कि किस प्रकार से ये संतुलन जो है बना रहता है। लेकिन दोस्तों, ये संतुलन कोयला और खनिज तेल ऐसे जो ईंधन होते हैं इनके जलाने से गड़बड़ा जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने लगती है और फिर वही कारण बनती है भूमंडलीय तापन का, यानी ग्लोबल वार्मिंग का। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना दोस्तों, अध्याय के साथ में कुछ पैराग्राफ में कुछ लाइंस ऐसी हैं जो मैं शब्दशः इसलिए पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि वह एकदम सरल भाषा में लिखी हुई है। ठीक है ना, जहाँ पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको समझाने की आवश्यकता है, वहाँ पर धीरे धीरे मैं आपको समझाते हुए भी चल रहा हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम इस शीर्षक को पहले पढ़ लेते हैं। इस बॉक्स में देखिए क्या जानकारी दी हुई है। इसका शीर्षक है, क्या आप जानते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है दोस्तों कि जब वायु जो है वह गर्म होती है तो वह फैलती है। ठीक है, आपने अपने कमरे में देखा होगा कि वेंटिलेटर्स जो है जिनसे हवा निकलती है, छोटी सी खिड़की, वह कमरे में ऊपर की ओर बनाई जाती है, ना कि नीचे की ओर। इसका कारण यह भी है कि जो गर्म हवा है उसका प्रसार ऊपर की ओर होता है। ठीक है ना, और जो ठंडी वायु होती है वह कमरे में नीचे ही रहती है। ठीक है, तो हल्की होकर के ऊपर की ओर उठती है, ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां पर आ जाती है।
इस प्रकार वायु चक्र जो है वह चलता रहता है। मुझे उम्मीद है यह बात आपको समझ में आई होगी, खास तौर पर वो वेंटिलेटर वाले एग्जाम्पल से जो मैंने अभी आपको दिया। दोस्तों, हमने अभी यह देखा कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ अखबारों की कटिंग दी गई है। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ते चली जा रही है। ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरासिक एरा, यानी यह ग्लोबल वार्मिंग जो है हमें जुरासिक एरा की ओर वापस लेके जा रही है, एकदम गर्म होने की वजह से। आप जानते हैं ना कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, जब बनकर वह तैयार हुई, तो वह एक आग का गोला थी। धीरे धीरे हम और ज़्यादा गर्मी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना वायुमंडल में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले पैराग्राफ की ओर उसको समझते हैं, जो है वायुमंडल की संरचना, है ना, इस शीर्षक के अंतर्गत। दोस्तों, आप एक बात समझिएगा कि जो हमारा वायुमंडल है ना, यह 5 परतों में बटा हुआ है, यानी 5 परतों में विभाजित है। और दोस्तों, जो पृथ्वी की सतह से शुरुआत जिसकी होती है, प्रारंभ होता है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे नाम दिया हुआ है, देखिए, क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है बाह्य वायुमंडल और फिर है बहिर्मंडल। ठीक है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें आप बड़ी सरलता से समझ पाएंगे। यह है क्षोभ मंडल, यह है समताप मंडल, इसके पश्चात मध्य मंडल, फिर है बाह्य वायुमंडल और फिर है बहिर्मंडल। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस क्षोभ मंडल की। ठीक है। देखिए दोस्तों, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर। ठीक है। इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि हम जहाँ पर सांस ले रहे हैं वह है क्षोभ मंडल। दोस्तों, मौसम की जितनी भी घटनाएं होती है ना, जैसे बारिश का आना या फिर कोहरा वगैरह जम जाना, ठीक है, ये सारी जो गतिविधि है, जो घटनाएं हैं, वो क्षोभ मंडल के अंदर ही होती है। ठीक है। आप मेरी बात समझ गए। बारिश का गिरना, कोहरा जमना, है ना, हमारा सांस लेना, यह सब कुछ क्षोभ मंडल के अंतर्गत घटने वाली घटनाएं हैं। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों क्षोभ मंडल के ऊपर आप देखेंगे कि समताप मंडल है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि समताप मंडल क्या है। तो दोस्तों, क्षोभ मंडल जिसकी अभी हमने बात करी, इसी के ठीक ऊपर का जो भाग है उसे हम कहते हैं समताप मंडल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक के क्या है, फैला हुआ है, और यह परत जो है बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसी वजह से, इसी के फलस्वरूप यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए एकदम आइडल, यानी कि आदर्श होती है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो हवाई जहाज इत्यादि है वह समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों ये भी है कि इसमें जो ओजोन गैस है ना, उसकी परत होती है, और ये जो परत है यह सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैसें और किरणें हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पराबैंगनी किरणें, है ना, उनसे जो है हमारी रक्षा करती है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि ये समताप मंडल के बाद में आगे है मध्य मंडल, है ना। तो यह जो मध्य मंडल है, अब इसको समझते हैं। दोस्तों, यह वायुमंडल की तीसरी परत है और यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, जैसे कि समताप मंडल क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर था उसी प्रकार से। और दोस्तों, ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक के फैली हुई है। दोस्तों, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जितने भी उल्कापिंड हैं, वो जब भी इस परत तक आते हैं ना, तो वह जल जाते हैं। तो आप यह समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों से रक्षा करता है कौन? मध्य मंडल। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे मध्य मंडल के ऊपर है बाह्य वायुमंडल। तो यह बाह्य वायुमंडल जो है दोस्तों, यह बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान इसमें अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता चला जाता है, और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ठीक है ना। इसी परत का एक भाग है क्या? आयन मंडल। यह 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक के फैली हुई है ना, और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे जो है वह इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। ठीक है ना। यानी कि ये रेडियो तरंगों के संचरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली परत है। इसके बाद अंत में आता है बहिर्मंडल, सबसे ऊपर का। तो मैं आपको बता दूं कि ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत तो है ही, इसको बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, और यह वायु की एक पतली सी परत होती है। हल्की गैसें जो होती है ना, जैसे हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, वो यहीं से जो है अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ठीक है।
मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, किस प्रकार से जो 5 मंडल है वायुमंडल वो हमने जाने, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने जाना किसके बारे में, क्षोभ मंडल के बारे में, फिर हमने जाना समताप मंडल के बारे में, है ना। क्षोभ मंडल के बारे में अगर मोटा माटी बात करें तो हम ये कहेंगे कि क्षोभ मंडल वही है जिसके अंतर्गत हम सांस इत्यादि लेते हैं और वर्षा कोहरा आदि जो घटनाएं घटती हैं वो क्षोभ मंडल में, है ना। फिर आता है समताप मंडल, यहाँ पे ओजोन परत भी है ना, हवाई जहाज आदि यहीं पे उड़ाए जाते हैं। फिर आता है हमारा कौन सा, मध्यमंडल, ठीक है ना, यह तीसरी परत के रूप में है, हमने इसको पढ़ा, 80 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है ना, 80 किलोमीटर तक यह फैली हुई है, ठीक है। उल्का पिंडों से यह हमें बचाती है, यह अभी हमने देखा। फिर हमने बाह्य वायुमंडल के बारे में पढ़ा और अंत में हमने बहिर्मंडल के बारे में जाना, जो कि वायु की एक सबसे छोटी सी परत है, ठीक है ना, पतली परत है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मौसम एवं जलवायु के विषय में, जो कि अगला शीर्षक है इस अध्याय में। दोस्तों, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी ही बार जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो क्रिकेट पसंद करते हैं खेलना, उनके मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए हमने सुना होगा, ऐसा इस पैराग्राफ में बताया गया है, ठीक है ना। अनुमान अक्सर लगाए जाते हैं, है ना। भविष्य में क्या होने वाला है इसकी जिज्ञासा सदैव से ही हमारे मन में रहती है, और विद्यार्थी जीवन में तो खास करके। तो दोस्तों, हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क जो है वो है उसका स्पीकर। तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमसे छेड़छाड़ करने वाला कौन है, मौसम है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, ठीक है ना। दोस्तों, आर्द्र यानी नमीयुक्त और गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है, ठीक है ना। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी उसमें बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि मौसम जो है ना वो बिल्कुल नाटकीय अंदाज में, नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलते रहता है, ये बात तो हम जानते ही हैं, है ना। और दीर्घ काल में यानी लंबे समय में किसी स्थान का जो औसत मौसम होता है ना, एवरेज यदि हम निकालते हैं तो उसे कहते हैं जलवायु। यानी कि दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं वायुमंडल द्वारा, उसे आप मौसम का नाम दे रहे हैं। और एक लंबे समय की जब आप मौसम की बात करते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50, 100 साल, तब हम कहते हैं कि वह जलवायु है, ठीक है ना। दोस्तों, क्या अब आप समझ गए हैं कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान हम क्यों करते हैं? क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी है ना। हमारी जितनी भी दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं और आगे की भी जो हमारी योजनाएं हैं, वह सब इस पर ही निर्भर करती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देखते हैं इस बॉक्स को जो दाईं ओर दिया है इस पृष्ठ के, जिसका शीर्षक है क्या आप जानते हैं। दोस्तों, यह जानकर हमें आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरब भाग का केवल एक भाग है, 2 अरबवा भाग ही प्राप्त करती है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान की। दोस्तों, प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव हम करते हैं वह वायुमंडल का ही तापमान होता है, ठीक है ना। दोस्तों, वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण यानी कि जो उसका पैमाना है, परिमाण का तात्पर्य अंकों से है ना, आंकड़ों से है, उसी को हम कहते हैं तापमान। दोस्तों, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि यह बदलता है ऋतुओं के अनुसार भी, ठीक है ना। शीत ऋतु की अगर हम बात करें तो उसकी अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु जो है यानी गर्मी का मौसम ज़्यादा गर्म होता है। आप जानते हैं कि जब गर्मी की छुट्टियां लगती हैं तो मौसम काफ़ी गर्म होता है ना। दोस्तों, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। समझते हैं आतपन का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, तापमान का जो वितरण है उसको प्रभावित कौन करता है? आतपन। कैसे? देखिए, सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है ना, जिसको पृथ्वी क्या करती है, रोक लेती है। सूर्य से ऊर्जा आ रही है और पृथ्वी ने उस ऊर्जा को क्या कर दिया, रोक लिया, तो उसे ही हम कहते हैं आतपन। अब आप समझ गए आतपन क्या होता है। तो अब आप कह सकते हैं कि आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है। दोस्तों, आतपन यानी कि जो सूर्य का तप है उसकी जो मात्रा है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, ठीक है। इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता चला जाता है। देखिए, इसको अगर आपको गहराई से समझना है ना, तो आप एक चित्र को ध्यान से समझिए। देखिए, मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपके सामने, मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ी सरलता से जो है आप इसे समझ जाएंगे, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए कि यह जो है हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब एक मिनट, डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, मैं इसको सही कर लेता हूँ, बस एक मिनट।
देखिए, यह जो है दोस्तों, मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये जो बीच में है ना, ये है हमारी भूमध्य रेखा, ठीक है। तो जो सूर्य है ना, वो बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द, इसके पास होता है। और ये जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, इसी के बीच में जो है सूर्य का मूवमेंट होता है। सूर्य जो है इससे आगे नहीं जाता कभी भी, ठीक है ना। तो जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, है ना, ऊपर और नीचे की तरफ, तो यहाँ पे जो है तापमान क्रमशः घटते चले जाता है, क्योंकि सूर्य का जो भ्रमण है वो केवल इतना ही है, ठीक है। अब आप कहेंगे सूर्य तो स्थिर है, तो बिल्कुल सूर्य स्थिर है। पृथ्वी जो होती है वह जब अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है ना, तब जो है पृथ्वी की जो दो रेखाएं हैं, कौन कौन सी, कर्क और मकर रेखा, उन्हीं के बीच में जो है सूर्य हमेशा स्थित होता है। इसी कारण से यह घटना घटती है। हालांकि यह बात का विषय है, हम फिर अगले अध्यायों में इसको विस्तार से समझेंगे, अगली कक्षा में, है ना। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमें समझ में आ गया कि ध्रुव जो हैं वो बर्फ से क्यों ढके हुए हैं, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी, ठीक है ना, अगर इसी तरह से तापमान बढ़ते रहा तो। दोस्तों, गाँव की अपेक्षा जो नगर होते हैं ना, उनका तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातुएं जो हैं और कंक्रीट, इनसे बने जो भवन हैं वो बहुत ही गर्म हो जाते हैं, और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। दोस्तों, नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है ना। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जितने कम वृक्ष होंगे, जितनी ज़्यादा ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, भवन होंगे, तो वो पृथ्वी द्वारा छोड़ा गया विकिरण टकरा के वापस उन्हीं से पुनः पृथ्वी पर लौट जाएगा, और इस कारण से जो है गर्मी बनी रहेगी, ठीक है। लेकिन जब रात्रि का समय होता है ना, तो हमें वातावरण कुछ 3 से 4 डिग्री ठंडा महसूस होता है। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि रात को सूर्य की किरणें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी द्वारा छोड़ा गया विकिरण स्पेस में चला जाता है, ठीक है ना। और यही कारण है कि हमें रात को तापमान जो है वह कम महसूस होता है दिन की अपेक्षा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। वहीं पे अगर हम दिन की बात करें तो क्या होता है, सूर्य की किरणें होती हैं, इससे टकरा करके जो पृथ्वी द्वारा छोड़ा गया विकिरण है वो वापस पुनः पृथ्वी पर लौट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि तापमान को मापने के लिए एक मानक इकाई है जो है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में ही तापमान जो है मापा जाता है। दोस्तों, इस सेल्सियस, ये जो डिग्री है, इसका आविष्कार किया था एंडर्स सेल्सियस ने, ठीक है। सेल्सियस पैमाने पर जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, यानी बर्फ़ में बदल जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है यह उबलता है। यह 100 के ऊपर जो आप निशान देख रहे हैं और 0 के ऊपर, इसे डिग्री कहा जाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं वायु दाब के बारे में कि वायु दाब क्या है। दोस्तों, हमें यह जानकर आश्चर्य होगा, ऐसा कहा जा रहा है कि वायु जो है हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, लेकिन हम इसका अनुभव नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? हमें क्यों अनुभव नहीं होता वायु के द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया उच्च दाब? क्योंकि दोस्तों, वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लग रहा है, चारों तरफ से लग रहा है, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। यही कारण है कि हमें वायु का जो दाब है वह महसूस नहीं होता। दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है, ठीक है ना। जिस सतह पर आप भ्रमण कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, है ना, इस सतह पर वायु जो दाब हमें लगा रही है उसे हम वायु दाब कहते हैं। दोस्तों, वायुमंडल में ऊपर की ओर जिस तरह से हम बढ़ते चले जाते हैं ना, तो जो दाब है वो तेजी से गिरने लगता है, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे, यानी क्षोभमंडल से ऊपर बहिर्मंडल की ओर गमन करेंगे, तो जो वायु दाब है वो धीरे धीरे क्रमशः तेजी से गिरने लगेगा, यानी घटने लगेगा। और समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे अधिक होता है, ठीक है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता चला जाता है, ठीक है। दोस्तों, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है ना। वायु का जो वितरण है वह किस बात से निर्धारित होगा कि उस स्थान पर तापमान किस प्रकार से है ना, अधिक है, कम है, उससे तय होगा। दोस्तों, जहाँ पर तापमान अधिक है, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे तापमान अधिक है, तो वहाँ पे जो वायु है वो गर्म हो जाती है। और मैंने आपको बताया कि जो गर्म वायु होती है वह हल्की होती है, और इसी वजह से वह ऊपर की ओर उठती है, ठीक है ना। तो दोस्तों, यह निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है यहाँ पर, यानी यहाँ पर दाब कम होता है। बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ भी यह जो है निम्न दाब
जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु जो है वह कैसी होती है, ठंडी होती है, क्योंकि वहाँ का तापमान कैसा है, कम है। और इसी के परिणाम से क्या होता है कि यहाँ पर जो है भारी होती है वायु, और भारी वायु जो है निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, यानी एकत्रित हो जाती, इकट्ठी हो जाती है। और दोस्तों उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश जो है वह होता है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, है ना। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं पवन की, ठीक है। और पवन की बात करते हुए हम जानेंगे क्या आप जानते हैं को, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक और क्या आप जानते शीर्षक है जिसे हमें जानना अभी बाकी है। दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि चांद पर वायु नहीं है, इसीलिए यहाँ पर वायु दाब भी नहीं होता। तो जो अंतरिक्ष यात्री हैं जब वह चांद पर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को नहीं पहनेंगे दोस्तों, तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी जो रक्त शिराएं हैं वो फट जाएगी, जिससे अंतरिक्ष यात्री जो है रक्त स्रावित हो सकते हैं, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप बात समझ गए। और अब इसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण से समझना इसको जरूरी होगा। जैसे पश्चिम से आने वाली पवन है तो उसको कहा जाता है पछुआ पवन, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पवन पढ़ लेते हैं दोस्तों उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। आप जानते हैं कि वायु का जो गमन है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, ठीक है। दोस्तों पवन को हम काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है ना, और तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि पवन जो है वो बहुत धीरे बहा करती है ना, तो इसे बहुत ही महीन धूल या धुएं को हम उड़ाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी दोस्तों पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना तक कठिन हो जाता है। जब कभी बहुत तेज हवा चलती हो और हम अपने आंगन में हो, किसी ग्राउंड में खेल रहे हो, तो आप देखते हैं कि जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में हम चलना थोड़ा कठिन महसूस करते हैं। इसकी अपेक्षा जिस दिशा में पवन चल रही है अगर हम भी उसी दिशा में चले तो हम थोड़ी सी आसानी महसूस करते हैं। दोस्तों कभी कभी ये जो पवन है ना, यह इतनी तेज होती है कि हमारा आगे बढ़ना तक कठिन हो जाता है उसकी विपरीत दिशा में। दोस्तों हम अवश्य अनुभव हमने किया है कि तेज पवन में छाता लेकर चलना बिल्कुल भी आसान नहीं है ना। इसके अलावा 3 और अन्य उदाहरण दिए गए कि जब तेज पवन के कारण हमें समस्या उत्पन्न हो जाती है, ऐसा सोचने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। पवन को मुख्यतः दोस्तों 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। वह 3 प्रकार कौन कौन से मैं आपको बता दूं। एक है स्थायी पवनें, एक है मौसमी पवनें और एक है स्थानीय पवनें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी पवन की कि ये क्या होती है। तो दोस्तों व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है, ठीक है, एक ही दिशा में चलेगी, इसीलिए इसे स्थायी पवन कहते हैं। अब बात करेंगे मौसमी पवनों की। तो दोस्तों ये वो पवनें होती हैं जो अलग अलग ऋतुओं में ना अपनी दिशाएं बदलती रहती है। मान लीजिए ग्रीष्म ऋतु है तो दिशा बदल ली, है ना, फिर शीत ऋतु में अपनी दिशा बदल ली। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है भारत में आने वाली मानसूनी पवनें, यह ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशाएं बदलती हैं, इसीलिए इन्हें मौसमी पवन कहा जाता है। फिर है दोस्तों स्थानीय पवनें। अब ये पवनें जो हैं किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चल सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए तौर पर अगर कहें तो समुद्री समीर, है ना, स्थल समीर। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन जो है उसके बारे में हमने सुना होगा। इसे ही लू कहा जाता है। जब गर्मी का मौसम होता है तब यह विशेष रूप से जो है चलती है और कहा जाता है कि भैया लू लग जाएगी, बाहर मत निकलो, है ना, यह आपने सुना होगा। दोस्तों इसके बाद है चक्रवात के विषय में जानकारी, प्राकृतिक आवेश, इसे ज़रूर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यह बताया गया है कि भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जो चक्रवात है उनका खतरा दोस्तों हमेशा बना रहता है। यहाँ पर यह बताया है कि 17-18 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ था कि राज्य के 5 जिलों में यह चक्रवात आया था, और 29 अक्टूबर 1999 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक अन्य महाचक्रवात यहाँ पर आया। इससे क्या हुआ कि जो राज्य का एक बड़ा भाग था उसमें तबाही मच गई। पवन का जो वेग है, वर्षा, ज्वारीय, प्रोत्कर्ष, इनसे बहुत हानियाँ हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक के चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, और दोस्तों अनेक प्रकार के जितने भी औद्योगिक भवन थे ना, जो भी इंडस्ट्री के लिए जो भी बिल्डिंगें तैयार हुई थी
वो और घर की छतें भी जो है वो उखड़ गई। विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप क्या हुआ दोस्तों कि लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही और इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में आ गई बाढ़ और चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। ठीक है, अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। ठीक है ना, ये जो विनाश चक्रवात के द्वारा हुआ उसका एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और 25 अक्टूबर 1999 के बारे में फिर बताया गया कि पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण एक चक्रवात उत्पन्न हो गया और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में यह बढ़ता चला गया और फिर इसके बाद ये गहन भी हो गया। इसने महाचक्रवात का रूप दोस्तों उस समय धारण कर लिया था और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुड़ा के बीच के क्षेत्रों को इसने प्रभावित किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस महाचक्रवात ने कटक, भुवनेश्वर और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। और क्या हुआ, इसमें लगभग 130 लाख लोग जो हैं इससे प्रभावित हुए थे। आप सोचिए 130 लाख लोग, 1,30,00,000 लोग इससे प्रभावित हो गए और दोस्तों इसी के परिणाम से बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां, फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ठीक है ना दोस्तों, ये नुकसान जो है यह सभी क्षेत्रों में होने वाला नुकसान है क्योंकि जिन जिन चीज़ों जो चीज़ें इसके रास्ते में आएगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर नष्ट हो जाएगी, उनका विनाश हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस ज्वारीय प्रोत्कर्ष से दोस्तों लवणता फैल गई और इस कारण से विशाल भू क्षेत्र जो है वो अनुपजाऊ हो गए, है ना, यानी कि अब उनके अंदर की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो गई, यानी उत्पादकता समाप्त हो गई। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल भी लुप्त हो गए। ठीक है ना, वो तो मतलब संपूर्ण रूप से लुप्त हो गए। अब बात की जा रही है दोस्तों आर्द्रता की, कि आर्द्रता क्या होती है। तो दोस्तों आप इस शब्द का अर्थ सीधा साधा ये समझिए, नमी। ठीक है ना, क्या होता है जब जल पृथ्वी और अलग अलग जलाशयों से वाष्पित होता है। ठीक है, वाष्पित कैसे होगा, सूर्य की किरणें पड़ेंगी और वाष्पन वहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो उस समय क्या होता है दोस्तों, बन जाती है क्या, जल वाष्प, है ना, जल वाष्प को ये बनाता है। और वायु में किसी भी समय जल वाष्प की जो मात्रा होती है उसी को कहा जाता है आर्द्रता, यानी वायु में नमी कितनी है। ठीक है, जल वाष्प की क्या मात्रा है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। दोस्तों जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो उसे हम कहते हैं आर्द्र दिन। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं, आर्द्र दिन किसे कहा जाएगा, जब वायु में किसी दिन जल वाष्प की मात्रा अधिक हो गई तो हम कहेंगे कि यह दिन आर्द्र दिन है। जैसे जैसे दोस्तों वायु गर्म होती चली जाती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है और इस प्रकार से यह और अधिक जो है आर्द्र होती चली जाती है। दोस्तों आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं, उमस जो है वह बढ़ जाती है। अक्सर समुद्री इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। दोस्तों जब जलवाष्प ऊपर उठती है तो यह ठंडी होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित हो जाता है जिससे कि ठंडा होकर के यह बना लेते हैं जल की बूंदें और बादल। इन्हीं जल बूंदों को ही एक समूह जो है बादल कहलाता है। यही जल बूंदें मिल जाती है, एक समूह बना लेती हैं, बादल बन जाता है। दोस्तों जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर नहीं सकती तब होता है वर्षण और वर्षण के रूप में ये नीचे आ जाती हैं। दोस्तों आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। ठीक है ना, तो आप ये न समझिएगा कि एरोप्लेन जो है वह धुआं छोड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण यानी जो बारिश होती है उसे हम वर्षा कहते हैं। दोस्तों अधिकतर जो भौम जल होता है ना, यानी भूमि के अंदर का जो जल है, वर्षा जल से ही वह हमें प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं, यानी कि वह मिट्टी को नमी युक्त बनाए रखते हैं काफ़ी लंबे समय तक के। ठीक है,
दोस्तों पहाड़ी पार्श्वों से जब पेड़ काटे जाते हैं तो जो वर्षा का जल होता है ना, वो अनावृत पहाड़ों से नीचे की ओर बहता है और निचले इलाकों में जो है बाढ़ का कारण बन जाता है। और यहाँ पर ये बताया है कि क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। आप देखिए जो संवहनी वर्षा है ना, वो यह है। पर्वतीय वर्षा ये देख पा रहे हैं आप, और यह है चक्रवातीय वर्षा। दोस्तों पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल जो है वह प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाएगा, और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। किसी भी चीज़ की कमी या उस चीज़ की अति, दोनों ही हानिकारक है। ठीक है ना। संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, अध्ययन में भी, जीवन में भी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और एक लास्ट, क्या आप जानते हैं, ये पढ़ लेते हैं इस अध्याय का, जिसमें ये बताया है कि वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा अध्याय संपूर्ण रूप से समझ में आया होगा। और जब हमें अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है ना, तो उसका सबसे बड़ा जो तुरंत लाभ हमें दिखाई देता है वह क्या होता है? वह ये होता है कि हम इस पाठों के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उत्तर बड़ी सरलता से दे देते हैं। ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर मैं आपको 1-2 प्रश्नों के उत्तर तुरंत दे करके बता सकता हूँ। जैसे कि लिखा है वायुमंडल क्या है। तो भाई अब ये तो हमने पूरा अध्याय जो है पढ़ा, इसी से संबंधित था, है ना। तो हम बता सकते हैं कि भाई पृथ्वी के चारों ओर से जो घेरने वाली वायु की चादर है, उसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। ठीक है ना। और इसके अलावा सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी हमें यह वायुमंडल बचाता है ना। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो जीवित रहने के लिए इसी वायुमंडल पर क्या है? निर्भर है। ठीक है। इसके बाद में जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि मौसम किसे कहते हैं। ठीक है ना। अब ये तो बड़ी सरलता से आप इन 2 प्रश्नों का जवाब दे देंगे। मौसम किसे कहते हैं, है ना। तो मौसम किसे कहते हैं में आप बोलेंगे कि वायुमंडल के प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की जो स्थिति है उसको हम कहते हैं मौसम। क्या कहते हैं? वायुमंडल के प्रत्येक घंटे और जो दिन प्रतिदिन की स्थिति है वह क्या कहलाती है दोस्तों? मौसम कहलाती है। और मौसम के विभिन्न कारक हैं जिन पर वह निर्भर करता है। अब वह कारक कौन कौन से हैं? वह है वायु का दबाव, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति आदि। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप सरलता से समझ गए होंगे। तो दोस्तों यदि अध्याय आपको संपूर्ण रूप से समझ में आया है और आपको अच्छा लगा है, तो ऐसी उम्मीद है कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों के साथ में, ताकि वह भी इस वीडियो को देख पाएँ, जानकारी को प्राप्त कर पाएँ। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।